हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल सीक्रेट्स अनवील्ड। 8 सितंबर 2017 को गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में एक ऐसी घटना घटित होती है जिसने पूरे भारत देश को हिला कर रख दिया था। क्योंकि उस दिन सुबह के 8 बजे स्कूल के वॉशरूम में 7 साल के प्रद्युमन ठाकुर की हत्या कर दी गई थी। मीडिया के जरिए ये बात पूरे भारत में ऐसी फैली कि लोगों के दबाव में आकर गुरुग्राम पुलिस और सीबीआई के बीच आरोपी को पकड़ने के लिए भिड़ंत भी हो गई थी। हत्यारे को पकड़ने तक इस केस ने ऐसे ऐसे मोड़ ले लिए थे कि ये एक फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। और आज मैं इस हत्याकांड को भी कुछ वैसे ही अंदाज में बताने की कोशिश करूंगा। हरियाणा के गुरुग्राम में एक न्यूक्लियर फैमिली रहती थी। परिवार में कुल 4 सदस्य थे, माँ बाप और उनके 2 छोटे बच्चे। परिवार छोटा था मगर खुश था। दोनों बच्चों में से एक का नाम प्रद्युमन ठाकुर था, जो 7 साल का था और वो क्लास 2 का एक ब्राइट स्टूडेंट था। खेलने कूदने में भी वो काफ़ी होनहार था। पूरा मोहल्ला उसके शोर से गूंजता था। एक तरफ तो लोग उसके शोरगुल से परेशान रहते थे, मगर दूसरी तरफ वो सबका चहेता था। अच्छी शिक्षा के लिए पिताजी ने उसका और उसकी बड़ी बहन का एडमिशन शहर के नामी स्कूल रेयान इंटरनेशनल में कराया था। स्कूल बड़ा था और शिक्षा भी अच्छी मिल रही थी। प्रद्युमन पढ़ाई में काफ़ी होनहार था और उसके अंदर हमेशा चीज़ों के बारे में जानने की जिज्ञासा बनी रहती थी। एंड इसीलिए वो अपनी माँ से अक्सर ये सवाल जवाब करता रहता था। 8 सितंबर 2017 को सुबह के 7:30 बज रहे थे। बच्चों को स्कूल जाने में लेट हो रहा था। पिताजी ने जल्दी से प्रद्युमन को रेडी किया और दोनों बच्चों को स्कूल की तरफ लेके निकल गए। ठीक 8 बजे बच्चों को स्कूल में मेन गेट पर छोड़कर वो वापस घर आने को रवाना हो जाते हैं। बच्चे मेन गेट से पैदल ही स्कूल की तरफ बढ़ते हैं। स्कूल पहुंचकर प्रद्युमन सबसे पहले क्लास में अपने बैग रखता है एंड वॉशरूम की तरफ भागता है। प्रद्युमन जिस वॉशरूम में जाता है वो वॉशरूम ग्राउंड फ्लोर पर ही मौजूद था एंड स्कूल की तरफ से कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होने के कारण स्टूडेंट्स के साथ साथ स्कूल के कई सारे स्टाफ मेंबर्स भी इस वॉशरूम का यूज करते थे। प्रद्युमन वॉशरूम के अंदर जाता तो जरूर है, मगर अगले ही पल वो खून से लथपथ रेंगते हुए वॉशरूम के दरवाजे से बाहर निकलता है। किसी ने उसकी गर्दन को किसी तेज हथियार से काट दिया था। उसके गले पर 2 बड़े गहरे जख्म के निशान थे और उससे लगातार खून बह रहा था। वो एक छोटा बच्चा था और गले पर इतने जोरदार वार से उसकी हालत काफी कमजोर हो चुकी थी और वो कुछ भी बताने की हालत में नहीं था। धीरे धीरे उसके आसपास बच्चों की भीड़ लग जाती है, जिसमें से एक क्लास 11th के स्टूडेंट ने दौड़कर टीचर को उसकी जानकारी दी। टीचर उसके पास पहुंचती है एंड बिना एक भी वक्त गवाए एक स्कूल बस कंडक्टर अशोक कुमार की हेल्प से उसे अपनी गाड़ी में लेकर पास के ही एक हॉस्पिटल ले जाती है। और रास्ते में ही उन्होंने प्रद्युमन के पिता वरुण चंद्र ठाकुर को इस घटना की जानकारी दी और कहा कि जितनी जल्दी हो सके आप हॉस्पिटल आ जाइए, क्योंकि उस वक्त तक प्रद्युमन की हालत काफ़ी नाजुक हो चुकी थी। पिताजी तुरंत हॉस्पिटल पहुंचते हैं एंड वहां पहुंचते ही उन्हें पता चला कि उनका प्यारा बेटा प्रद्युमन इस दुनिया में नहीं रहा। गर्दन की नस कट जाने के कारण प्रद्युमन का सारा खून बह चुका था और हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया था। प्रद्युमन के पिता वरुण के द्वारा पुलिस तक ये सूचना पहुंचती है और अगले ही पल पुलिस पूरे स्कूल को सीज कर देती है। पुलिस का कहना था कि उनके द्वारा मौके वारदात से एक तेजधार चाकू बरामद की गई है, जिसमें खून के धब्बे भी लगे हुए हैं। जिसके बाद तुरंत फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को कांटेक्ट किया जाता है, जो कत्ल की जगह से फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट करते हैं। मगर उन्हें वहां से एक फिंगरप्रिंट नहीं बल्कि कई सारे फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं, क्योंकि वो इजीली एक्सेसिबल होने के कारण उस वॉशरूम को वहां से गुजर रहे ऑलमोस्ट सभी इंसान यूज करते थे। पुलिस सीसीटीवी फुटेजेस कलेक्ट करती है, बट अजीब बात ये निकल के आती है कि वॉशरूम के जस्ट सामने वाला सीसीटीवी कैमरा बंद पड़ा हुआ था और जांच के लिए उन्हें दूसरे कैमरे की फुटेज की हेल्प लेनी पड़ी, जिसमें उन्होंने देखा कि जिस वक्त घटना को अंजाम दिया गया था उसी अंतराल में बस कंडक्टर अशोक कुमार भी उस वॉशरूम के अंदर गया था। ये वही बस कंडक्टर था जो प्रद्युमन को हॉस्पिटल भी ले गया था। पुलिस उस बस कंडक्टर अशोक कुमार को उसी दिन अरेस्ट कर लेती है और पाती है कि उसके शर्ट पर बड़े बड़े खून के धब्बों के निशान हैं। पुलिस ने जांच के दौरान ये तक खुलासा किया था कि प्रद्युमन के पैंट से उन्होंने स्पर्म ड्रॉप्स भी कलेक्ट किए थे, जो ये दर्शाता है कि किसी ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। जिसके बाद उनका शक अशोक कुमार पर और भी ज़्यादा गहरा हो गया था, क्योंकि उन्हें लगा कि पहले तो अशोक कुमार ने प्रद्युमन की हत्या की एंड फिर सबकी नज़र में खुद को बेगुनाह दिखाने के लिए उसने खुद प्रद्युमन को हॉस्पिटल ले गया।
मगर शक के आधार पर अशोक को ऐसे ही अरेस्ट करना काफ़ी मुश्किल था। इसीलिए पुलिस और जानकारी इकट्ठा करने में लग जाती है एंड अपने रिपोर्ट में ये बताती है कि अशोक कुमार ने उस धारदार चाकू को अपने बस के टूल बॉक्स से निकाला था। जिसके बाद वो वॉशरूम जाता है एंड चाकू को पानी से धोते हुए वो किसी बच्चे का इंतजार कर रहा था। अगले ही पल उसे जैसे ही प्रद्युमन अंदर आते हुए दिखा, वो उसे जकड़ लेता है और उसके साथ जबरदस्ती करता है। काफी हद तक वो कामयाब भी हो जाता है, मगर प्रद्युमन के द्वारा काफी ज्यादा रेजिस्टेंस फेस करने पर और अशोक के पास टाइम कम होने के कारण वो डायरेक्ट उस चाकू से उसका गला काट देता है और अपना काम खत्म करके तुरंत उस वॉशरूम से बाहर निकल जाता है। पुलिस ने ये तक बताया कि उन्होंने हरपाल सिंह नाम के एक स्कूल के गार्डनर से भी बयान लिया था, जिसने बताया कि प्रद्युमन को हॉस्पिटल ले जाने से पहले उसने अशोक कुमार को गार्डन के पानी के नल से अपने शर्ट पर लगे खून के धब्बे को धोते हुए देखा था। जिसके तुरंत बाद अशोक खुद प्रद्युमन को अपने गोद में उठाकर हॉस्पिटल लेकर गया और इसी बयान के आधार पर पुलिस ने हरपाल सिंह को कोर्ट में एक अहम गवाह भी बनाने की कोशिश की थी। पुलिस ने इस केस को इतनी जल्दी अंजाम तक लाया और अपनी थ्योरी से उन्होंने लोगों की काफी वाहवाही लूटी और न्यूज चैनल्स पे गुरुग्राम पुलिस का डंका बजने लगा। मगर दूसरी तरफ लोगों के अंदर कंडक्टर अशोक कुमार के खिलाफ गुस्सा भड़क उठा था। सभी का मानना था कि अशोक कुमार को इस हैवानियत के लिए फांसी की सजा ही मिलनी चाहिए। अशोक कुमार ने भी अपना जुर्म कबूल लिया था एंड कोर्ट में उसके पेशी की डेट भी तय कर दी गई थी। मगर प्रद्युमन के माता पिता के एक फैसले ने इस केस के रुख को पूरी तरह से बदल दिया था। उनका कहना था कि उनके बेटे की केस को सीबीआई को सौंप देनी चाहिए, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनके बेटे की हत्या में किसी और का हाथ है। क्योंकि जब प्रद्युमन के माता पिता ने बस कंडक्टर अशोक कुमार से खुद मुलाकात की तो वो उनके सामने बिलख कर रोने लग गया और वो कहता है कि बच्चे की जान बचाने की कीमत ये होगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। मैंने बस आपके बच्चों को अपना बच्चा मानकर उसकी जान बचाने की कोशिश की थी। पुलिस ने उस वॉशरूम से कोई भी हथियार बरामद नहीं किया था, यहाँ तक कि हमारे बस के टूल बॉक्स में कोई भी चाकू मौजूद नहीं था। ये सब उनकी सोची समझी साजिश है और उन्होंने जेल में मेरे साथ इतने जुल्म किए कि अगर मैं इस हत्या को अपने ऊपर नहीं लेता तो वो मुझे वहीं मार डालते। जिसके बाद हत्या के एक हफ्ते के बाद ही 15 सितंबर 2017 को प्रद्युमन के माता पिता के कहने पर सरकार ने इस केस को गुरुग्राम पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंप दी और अब शुरू हुई इस केस की निष्पक्ष रूप से असली इन्वेस्टिगेशन। सीबीआई इस केस से रिलेटेड सभी सबूतों को गुरुग्राम पुलिस से ले लेती है एंड अपना काम शुरू करती है, जिसमें सीबीआई ने स्टाफ ही नहीं बल्कि स्कूल के दूसरे बच्चों से भी पूछताछ करना शुरू किया और ये जानने की कोशिश की कि कहीं प्रद्युमन की हत्या किसी स्कूल के टीचर या बच्चे ने तो नहीं की है। वो सीसीटीवी फुटेजेस फिर से खंगालती है, जिसमें उन्हें एक चौंका देने वाली चीज नजर आती है, जो थी 8 सेकंड की छोटी सी एक सीसीटीवी फुटेज, जिसमें एक स्कूल का ही बच्चा सेम वॉशरूम में जाते हुए दिखता है। उसके हाथ उसके जेब में था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके जेब में कुछ भारी सामान रखा हुआ है, जिसे वो सबसे छुप छुपाते हुए अपने जेब के अंदर ही रखकर वॉशरूम में घुस जाता है और अगले ही पल वो स्टूडेंट वॉशरूम से बाहर आ जाता है। मगर इस बार उसके हाथ जेब से बाहर थे और उसका जेब बिल्कुल खाली था। इस 8 सेकंड की क्लिप को गुरुग्राम पुलिस के द्वारा पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया गया था, क्योंकि उन्होंने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि कोई स्कूल का बच्चा प्रद्युमन की जान ले सकता है। सीबीआई के द्वारा उस स्टूडेंट को हिरासत में ले लिया जाता है और पता चलता है कि वो क्लास 11th का स्टूडेंट था, जो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल कमजोर था। उस बच्चे की उम्र महज 16 साल ही थी और वो अभी नाबालिग था। सीबीआई पुलिस उसके घर में प्रेजेंट उसके फोन और कंप्यूटर की जांच करती है और जांच के दौरान ऐसी ऐसी चीजें सामने आती है जिसे देखकर खुद सीबीआई वाले भी भौचक्के के रह गए थे। जांच में उन्होंने पाया कि इस बच्चे ने हत्या होने के एक दिन पहले गूगल पर सर्च किया था कि कैसे किसी को पॉइजन देकर मारा जा सकता है और पॉइजन से लोगों की मौत कितनी देर में होती है और कौन सा पॉइजन मार्केट में इजीली अवेलेबल हो सकता है। जिसके बाद हत्या के अगले दिन ही उसी बच्चे ने गूगल पर यह सर्च किया था कि कैसे किसी चीज के ऊपर से अपने फिंगरप्रिंट्स हटाए जाते हैं और कौन सा तरीका सबसे कारगर साबित होगा जो चुटकियों में फिंगरप्रिंट्स हटा दे। इतना देखते ही सीबीआई के कान खड़े हो जाते हैं और जिस कातिल का डंका गुरुग्राम पुलिस ने पूरे भारत में बजा दिया था वो बिल्कुल गलत था और कातिल और कोई नहीं बल्कि पुलिस के सामने खड़ा 16 साल का एक बच्चा था। याद है मैंने आपको बताया था कि जब प्रद्युमन ठाकुर खून से लथपथ था और उसके सामने बच्चों की भीड़ लग गई थी तो उसमें से एक बच्चे ने टीचर को खबर दी थी
वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि यही कातिल था। सीबीआई तुरंत उसे अपनी गिरफ्त में ले लेती है और पूछताछ के बाद उन्हें उसी वॉशरूम के कमोड से एक हथियार मिलता है जो इस हत्या में इस्तेमाल की गई असली हथियार थी, जिसे उस बच्चे ने वहां छुपा दिया था। और वो उसे वहां से नहीं हटा पाया क्योंकि पुलिस ने पूरे स्कूल को सीज कर दिया था। हत्या के पीछे का कारण पूछे जाने पर उस बच्चे ने बताया कि उसे पढ़ाई करना बिल्कुल पसंद नहीं है और उसी दिन उसके स्कूल में उसके एग्जाम्स थे और अगले हफ्ते ही उसके स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी थी। वो एग्ज़ाम नहीं देना चाहता था और ना ही वो चाहता था कि स्कूल में कोई पेरेंट्स टीचर मीटिंग हो। बस इसीलिए उसने ऐसा रास्ता चुना जिससे आगे कुछ दिनों तक स्कूल बंद रहे। सीबीआई ने उस कातिल के क्लासमेट से भी उसके बर्ताव से जुड़ी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की और उन्हें पता चला कि उस बच्चे ने अपने दोस्तों से ये तक कह रखा था कि एग्ज़ाम की तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही तुम में से किसी को भी पेरेंट्स टीचर मीटिंग से डरने की ज़रूरत है, क्योंकि आगे कुछ दिनों में स्कूल में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे स्कूल में एग्ज़ाम और मीटिंग सब कैंसिल हो जाने वाली है। जिसके बाद तुरंत सीबीआई उस कातिल बच्चे को कोर्ट में जज के सामने पेश करने की तैयारी करती है और इसी वक्त दूसरी तरफ न्यूज़ चैनल पर फिर से इस केस से जुड़ी लहर आ चुकी थी, जिसमें इस बार सीबीआई की वाहवाही हो रही थी और जनता का कहना था कि जिसने हत्या की है वो एक बच्चा नहीं बल्कि उसकी सोच के हिसाब से वो एक वयस्क इंसान है और उसके ऊपर एक वयस्क इंसान की तरह ही मुकदमा चलना चाहिए। कोर्ट के अंदर भी ये बात छिड़ जाती है कि उसके ऊपर एक बालिग की तरह ही मुकदमा चलना चाहिए, क्योंकि अगर उसे एक नाबालिग मानकर बाल सुधार गृह भेज दिया जाएगा तो वो फिर से बाहर आकर ऐसे बेरहम हत्याओं को अंजाम दे सकता है। एंड इसी बात को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट के जज ने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को एक स्पेशल बेंच बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, जिसका काम था कि उस 16 साल के बच्चे की अच्छी तरीके से साइकोलॉजिकल जांच की जाए और ये तय किया जाए कि उसके ऊपर मुकदमा कैसे चलेगा, एक नाबालिग की तरह या फिर एक बालिग की तरह। और कुछ ही दिनों बाद इस बेंच ने अपना रिपोर्ट जज के सामने रख दिया और कहा कि 16 साल के बच्चे की सोचने और समझने की क्षमता एक वयस्क इंसान की तरह ही है। इसे पता था कि ये क्या करने जा रहा है और उसका अंजाम क्या हो सकता है। जिसके बाद इस रिपोर्ट के तहत जज ने यह फैसला दिया कि इस बच्चे को 21 साल तक बाल सुधार गृह में रखा जाएगा और जब ये 21 साल का हो जाता है तो इसे जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा, जहां इसे इसकी पूरी जिंदगी रखी जाएगी। दैट मीन्स इस 16 साल के बच्चे को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी गई थी। जज के फैसले ने पूरे देश के लोगों के अंदर मिक्स्ड फीलिंग भर दी थी, जहां एक तरफ लोगों का कहना था कि ये एक नाबालिग बच्चा है और इसे बाल सुधार गृह ही भेजना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ लोगों का ये भी कहना था कि इसे फांसी की सजा क्यों नहीं मिली। लोगों के ओपिनियंस तो अपनी जगह है, मगर आप कमेंट्स में ज़रूर बताना कि क्या जज ने सही फैसला लिया या फिर नहीं। आज इस केस को घटित हुए पूरे 6 साल बीत चुके हैं और उस गुनहगार बच्चे को मोस्ट प्रोबेबली जेल में डाल दिया गया होगा। अगर प्रद्युमन आज जिंदा होता तो आज वो 13 साल का एक ब्राइट स्टूडेंट होता, जिसके आंखों में चमक और दिल में एक सपने को पूरा करने का जज्बा होता। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा ये काम आपको काफ़ी पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कर देना और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।